अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 6 का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने बैक्टीरियल स्पोर्स और जो बैक्टीरियल सिस्ट हैं उनको पढ़ना है, समझना है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स और उनकी फार्मेशन को जानना है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। जब बैक्टीरिया को सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, फूड मिलती है, तो उनकी ग्रोथ एकदम पीक की तरफ जाती है, लेकिन टाइम के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं ना। अबंडेंट सप्लाई तो है नहीं है, अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं है, एक टाइम पे आके उन्होंने कम होना है और फिर ख़त्म होना है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाते हैं, कम होते हैं, डिप्लीट होते हैं, डिप्लीट का मतलब है कम होना, ख़त्म होना, डिक्रीज़ होना। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और जो ग्रोथ की कंडीशंस है वो चेंज होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आ गया, पीएच में चेंज आ गया, मीडियम की जो कंडीशंस हैं उसमें चेंज आ गया, और फिर इसी तरह बाकी जो फैक्टर्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है उसमें चेंज आ गया। तो वो कंडीशंस वो उसके लिए अनफेवरेबल होती जाती हैं। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं, तो सारे बैक्टीरिया नहीं, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में ये खासियत है कि वो रेजिस्टिव बॉडी बनाती हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होते हैं। मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट का मतलब है कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, किसी तरह का मेटाबॉलिज्म उनमें नहीं होता। दोबारा से रिपीट कर दूं क्योंकि ये ज़रूरी पॉइंट है। जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होंगे, कंडीशंस अनफेवरेबल बनेगी, तो कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो हैं रेजिस्टिव और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज़ बनाती हैं। अब वो जो रेजिस्टिव और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज़ बन रही हैं, वो आगे स्टूडेंट तीन तरह की हो सकते हैं। एंडोस्पोर्स होंगे, या एक्सोस्पोर्स होंगे, या फिर वो सिस्ट होंगे। एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर और सिस्ट। अब एंडोस्पोर्स हों या एक्सोस्पोर्स हों, इनकी फार्मेशन को स्टूडेंट्स हम स्पोरोलेशन कहते हैं। द स्पोरोलेशन इज़ द फार्मेशन ऑफ स्पोर्स, खा वो एंडो हो या एक्सो हो। फिर इसके बाद बच गया सिस्ट। तो सिस्ट की जो फार्मेशन है स्टूडेंट्स उसको इंसिस्टमेंट कहते हैं। इंसिस्टमेंट इज़ द फार्मेशन ऑफ सिस्ट और स्पोरोलेशन इज़ द फार्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब सर्टन बैक्टीरियल स्पीशीज़ के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ स्पोरोलेशन शो करती हैं और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो है वो इंसिस्टमेंट जो है वो शो करती हैं। अब अगला हमारा काम क्या है कि बारी बारी एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर और सिस्ट को डिस्कस करें। अब इन तीनों रेजिस्टिव स्ट्रक्चर से मुतल्लिक हमने तीन तीन बातें सीखनी है। तीनों के लिए पहले हम तीनों को डिफ़ाइन करेंगे, दूसरे नंबर पे हम इनकी फार्मेशन बताएंगे, और तीसरे नंबर पे हम तीनों की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स और सिस्ट तीनों को तीन सब हेडिंग्स में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एंडोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे इनका नेम सजेस्ट करता है, एंडो इनसाइड, तो जो मेन सेल है, वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर इनकी फार्मेशन होती है। सेल वॉल, जारी बात है, सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर है तो उसके नीचे ही हम कहेंगे। और विद इन द वेजिटेटिव, इनसाइड द वेजिटेटिव सेल इन स्पोर्स की फार्मेशन होती है, इसलिए हम इनको एंडोस्पोर्स का नाम देते हैं। एंडोस्पोर्स नाम देने की वजह क्योंकि ये मेन जो सेल है, वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर इनकी फार्मेशन हो रही है। देखिए दो तरह के आमतौर पे सेल्स या स्ट्रक्चर्स हम लेते हैं। एक टर्म यूज़ होती है वेजिटेटिव, जिसका ताल्लुक ग्रोथ के साथ होता है, और एक है टर्म यूज़ होती है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव सेल या रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका ताल्लुक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए है। तो ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ये प्लांट्स में भी टर्म्स यूज़ होती हैं। वेजिटेटिव पार्ट वो है जिसका ताल्लुक ग्रोथ और बाकी एक्टिविटीज़ के साथ है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे फ्लावर है, उसका मकसद होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन लेके आए, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब बैक्टीरिया के लिए हम वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं, तो वो सेल जो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वो वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो है उसका मकसद जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर किसी सेल का मकसद रिप्रोडक्शन है तो उसको फिर रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे ना, वेजिटेटिव तो नहीं कहेंगे। तो मेन बॉडी सेल की, बैक्टीरिया चूँकि यूनिसेलुलर ही होते हैं, तो एक ही सेल है, वो एक सेल वेजिटेटिव सेल ही कहलाएगा। तो उस वेजिटेटिव सेल, अगर उसको सिंपल यहाँ शो करें बाहर सेल वॉल, चले इतना काफ़ी, इसको कंप्लीट नहीं करते, तो इसके अंदर जो मेन सेल है, वेजिटेटिव सेल है, उसके इनसाइड एंडोस्पोर की फार्मेशन होनी है, दैट्स व्हाई इट इज़ एंडोस्पोर।
नंबर 2 पे करैक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, एंडोस्पोर्स को अगर आप कंपेयर करो एक्सोस्पोर्स के साथ और सिस्ट के साथ, तो एंडोस्पोर्स रिलेटिवली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और ये ज़्यादा रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। एक्सोस्पोर्स से भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है एंडोस्पोर्स में, और फिर जो रेजिस्टेंस है सिस्ट उससे भी ज़्यादा है। अब ख़ास तौर पे इसमें जो हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंस है वो रिमार्केबल है। जो एंडोस्पोर्स हैं ये हाई टेम्परेचर्स को रेजिस्ट करने में एक तरह से यूँ कह लें कि स्पेशलाइज्ड हैं। जो सिस्ट हैं वो इतने हाई टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकते, उनको रेजिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो एक्सोस्पोर्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एंडोस्पोर्स हैं ये हाई टेम्परेचर के लिए भी ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसके अलावा डेसिकेशन खुश्क होना, ड्राई होना, तो उसको भी रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा केमिकल्स को भी रेजिस्ट करते हैं, लेकिन रिमार्केबल जो फीचर है एंडोस्पोर्स में वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करना है। ये डॉर्मेंट फॉर्म है और ये कई सालों तक जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंडोस्पोर्स का मकसद पर्पस ही सर्वाइवल है। एक सेल के ऊपर जब एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर जब बैक्टीरियल स्पीशीज़ पे अनफेवरेबल कंडीशंस पहुंच रही हैं, तो अब उसका मकसद जो है वो ग्रो करना नहीं रहा, ग्रोथ के लिए कंडीशन ही सूट नहीं कर रही। अब उसका मकसद रिप्रोड्यूस करना भी नहीं रहा, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो तो अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में चाहिए होता है सर्वाइवल। तो जो एंडोस्पोर्स हैं ये सर्वाइवल के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, दैट्स वाई हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं और ये कई सालों तक जो है ये डॉर्मेंट फॉर्म में रह सकते हैं। उसके बाद जब सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाएं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, फार्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले कि जो ओरिजिनल सेल है, पेरेंट सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वो अपने क्रोमोसोम की एक कॉपी बना लेगा। जब क्रोमोसोम की कॉपी बन गई तो उस कॉपी के बाहर एक टफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव वॉल बन जाएगी। जैसे ही उस क्रोमोसोम के बाहर एक प्रोटेक्टिव टफ वॉल बन गई तो अब आप उसको एंडोस्पोर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसमें से जो वाटर है वो भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाएगा, किसी तरह का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव डॉर्मेंट फॉर्म बन जाएगी। तो जैसे ही उसके अंदर से वाटर निकाल दिया गया, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर बन गया, तो बाहर वाला जो पार्ट था, जो रिमेनिंग ओरिजिनल वेजिटेटिव सेल है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ऊपर एक सिंपल सी रफ सी हमने फॉर्म बनाई थी, तो ये बाहर वाला जो जितना वेजिटेटिव पार्ट है, सेल है, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। सिर्फ उसका जो इनर पार्ट है, जो स्ट्रक्चर बना है, एंडोस्पोर बना है, वो एग्जिस्ट करेगा और फिर वो सालों तक एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आएंगे तो एंडोस्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, एक्सोस्पोर्स, इनको भी पहले डिफ़ाइन करेंगे और इनको डिफ़ाइन करने से पहले एक्टिनोमाइसीट्स जो ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं वही एक्सोस्पोर्स बनाते हैं और उनमें एक ग्रुप जो है वो एक्टिनोमाइसीट्स का है। एक्टिनोमाइसीट्स लार्ज ग्रुप है बैक्टीरिया का, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं और ये लॉन्ग ट्यूब्स बना के ग्रो करते हैं। उन लॉन्ग ट्यूब्स को हम फिलामेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये फंजाई की तरह, जिस तरह आगे चैप्टर आएगा आपने पहले भी थोड़ा सा जान रखा है कि फंजाई के फिलामेंट्स होते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो इसी तरह ये जो फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स, इनके भी फिलामेंट्स हैं, इनको भी आप माइसीलियम कह सकते हैं और बल्कि कहा जाता है टर्म इनके लिए भी ये माइसीलियम की यूज़ होती है। बहरहाल अगर आपको इस वक्त माइसीलियम का नहीं पता तो आप सिर्फ फिलामेंट्स को ही यूज़ करें। आप एक्टिनोमाइसीट्स यही याद रखें कि ये फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, स्पोर फार्मिंग है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं अपनी सेल वॉल की प्रॉपर्टी की वजह से। तो जब इन एक्टिनोमाइसीट्स के ऊपर पुअर कंडीशंस आती हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके अलावा जो बाकी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, पीएच, वो अनफेवरेबल हो जाता है, तो इनके जो फिलामेंट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो राउंड, फिर दूसरा थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स।
रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ये ना समझिए कि रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गए, दैट्स वाई रेस्टिंग का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ। तो राउंड थिक रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में उनके फिलामेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इन राउंड थिक रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो फिलामेंट से बने हैं इनको हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं एक्सोस्पोर्स का। चूँकि ये मेन बॉडी के आउटसाइड बने हैं, मेन जो वेजिटेटिव पार्ट है उसके बाहर बने हैं, दैट्स वाई हम इनको एक्सोस्पोर्स का नाम देते हैं। अगर आप सिंपल डायग्राम से इसकी फार्मेशन शो करना चाहें, स्ट्रक्चर शो करना चाहें, तो इस तरह से एक आप पार्ट ले लें, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जो है वो सेल वॉल जो है वो शो कर लें, और जब इतना सा पार्ट बन गया तो यहाँ पे आप फार्मेशन जो है वो शो कर दें, एक राउंड सा थिक सा स्ट्रक्चर बना दें जिसके बाद एक थिक वॉल। तो ये है स्टूडेंट्स क्या, एक्सोस्पोर, जो कि जो मेन सेल है, वेजिटेटिव सेल है, उस मेन वेजिटेटिव सेल के बाहर बना है, ये आउटसाइड बना है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सोस्पोर। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, एक्सोस्पोर्स। तो अगर एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर को आप कंपेयर करो स्टूडेंट्स, तो जो एंडोस्पोर्स हैं वो प्योरली सर्वाइवल के लिए बनते हैं, उनका मकसद जो है वो स्पीशीज़ की, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल है, जबकि जो एक्सोस्पोर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एक्सोस्पोर्स जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसका हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी एक्सोस्पोर्स एक तो फिलामेंट जो है उसके ऊपर ज़्यादा फिलामेंट्स जो है वो एक्सोस्पोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस तरह फिर फंजाई के स्पोर्स बनते हैं ना, फंजाई के स्पोर्स भी एक्सोस्पोर्स होते हैं, फिर वो हवा की मदद से फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, इनके जो फिलामेंट्स कन्वर्ट हुए हैं एक्सोस्पोर्स में, तो ये भी हवा की मदद से स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे, और फिर जहाँ जहाँ वो उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती जाएंगी वहाँ वो जर्मिनेट करते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो एक्सोस्पोर्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, एक स्ट्रेटजी है एक तरह से रिप्रोड्यूस करने की, जिस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो फंजाई हैं, ऑलमोस्ट इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो स्पोर बनाते हैं, उनमें रिप्रोड्यूस करने की एक स्ट्रेटजी है, मेथड है रिप्रोडक्शन यूजिंग द स्पोर्स। इसी तरह फिलामेंटस बैक्टीरिया में भी ये एक स्ट्रेटजी है, एक मेथड है रिप्रोड्यूस करने का बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्पोर्स। फिर दूसरा कि ये जो मेन सेल है, मेन बॉडी है, ये सेल वॉल अगर रेफरेंस बना लें तो चूँकि सेल वॉल ये मेन बॉडी के बाहर बन रहे हैं, एंडोस्पोर्स बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ये बाहर बन रहे हैं। एंडोस्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक्सोस्पोर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। फिर जो एंडोस्पोर्स हैं वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, एक्सोस्पोर्स हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं करते। 3 डिफरेंसेस हैं, रिपीट कर सकता हूँ किसी बच्चे ने लिखना हो तो, एंडोस्पोर्स फार्म्ड इनसाइड द बॉडी, एक्सोस्पोर्स फार्म्ड आउटसाइड द बॉडी। पहला डिफरेंस हो गया, आउटसाइड द मेन बॉडी आप कह लें, ये वेजिटेटिव सेल कह लें, ये सेल वॉल को रेफरेंस ले लें तो इनसाइड द सेल वॉल एंड आउटसाइड द सेल वॉल यूँ भी कह सकते हो, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो एक्सोस्पोर्स हैं पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो एंडोस्पोर्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फिर तीसरा डिफरेंस, एंडोस्पोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, एक्सोस्पोर्स हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं करते। एंडोस्पोर्स चौथा डिफरेंस, एंडोस्पोर्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर ईयर्स सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सोस्पोर्स जो है वो फॉर ईयर्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर और अगर आप डिफरेंसेस जो है वो ऐड करना चाहें एक, तो जो एंडोस्पोर्स हैं वो नॉन फिलामेंटस बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं जो बनाती हैं, जबकि एक्सोस्पोर्स जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं वो एक्सोस्पोर बनाते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स और सिस्ट को पढ़ते हैं। तो सिस्ट में भी वही के डिफ़ाइन करेंगे फार्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करें तो सिस्ट में क्या होता है कि डॉर्मेंट सेल है, ठीक है, डॉर्मेंट सेल यानी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल, उस सेल के बाहर थिक वॉल बन गई है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं सिस्ट का। ऊपर आप देखो एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स के केस में स्टूडेंट्स, एंडोस्पोर्स में जो मेन सेल है उसके अंदर स्पोर बना, मेन वेजिटेटिव सेल के अंदर स्पोर बना, और बाकी जो वेजिटेटिव सेल था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। एक्सोस्पोर्स के केस में फिलामेंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है एक्सोस्पोर में, जबकि सिस्ट में क्या हो रहा है, सिस्ट में जो सेल है मेन सेल उसके बाहर थिक वॉल आ गई है,
यानी कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, अलग से कोई कन्वर्जन नहीं हो रही, वही सेल है, उस सेल ने अपने बाहर जो है वो एक थिक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव वॉल बना ली है। तो इस तरह के सेल को जो डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, और उसके बाद एक प्रोटेक्टिव जो लेयर है, प्रोटेक्टिव वॉल मौजूद है, तो उसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं सिस्ट का। अब जहाँ तक बात फार्मेशन ऑफ सिस्ट की है, तो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन कर चुके कि फार्मेशन ऑफ सिस्ट इज़ नोन एज इंसिस्टमेंट। और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो सेल वॉल है उसमें चेंजेस आएंगी, सेल वॉल जो है वो थिक होगी, साइटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, या आप कह लें कम होगा, साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट है वो कम होगी, श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो उसकी सेल वॉल है वो थिक हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, या आप कह लें डॉर्मेंट सेल बन गया जिसके बाहर एक रेजिस्टिव प्रोटेक्टिव वॉल है, इट इज़ नोन एज सिस्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो सिस्ट है ये डेसिकेशन को रेजिस्ट करती है, यानी ड्राइनेस को रेजिस्ट करती है, सेल को ड्राई होने से बचाती है, कुछ केमिकल्स को भी रेजिस्ट करती है, लेकिन जो हाई टेम्परेचर्स हैं उनको ये विद स्टैंड नहीं कर सकती, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती एज़ कम्पेयर टू एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का मैंने आपको बताया जो रिमार्केबल फीचर है, जो स्ट्राइकिंग फीचर है, वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करना है, जबकि एक्सोस्पोर्स और सिस्ट हाई टेम्परेचर को जो बेयर नहीं कर सकते, विद स्टैंड नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ ही ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।